own channel, GRS channel, which is led by राजीव सर। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस पर आते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं पहले वीडियो में, पार्ट 1 में, और ये जो है आपका पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो 2011 में पूछे गए प्रश्न है ये सब, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है एक स्फीयर है, यानी कि ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises in centimeter by। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर होगा, यानी कि रेडियस कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि डायमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर हम एस मान ले रहे हैं इसको, क्योंकि 18/2 कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर आपका कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है गिवन में, अगला है कि ड्रॉप इनटू सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल्स में इसको डाला जा रहा है, जिसका सिलिंड्रिकल वेसल का जो डायमीटर है 36 सेंटीमीटर है। डायमीटर 36 है, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि डायमीटर यदि आपका 36 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा वो 36/2, यानी कि 18 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन हमारा अब आगे बढ़ाते क्वेश्चन को। ये जो है तो डायमेंशन हो गया, क्या क्या गिवन में है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि इस स्फीयर को जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उसको इस सिलिंड्रिकल वेसल्स में अगर डालते हैं, और एक और कंडीशन दिया है कि ये जो सिलेंडर है इसमें पानी आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, पार्शली फिल्ड, आधा नहीं पार्शली, यानी कि कुछ पानी है, कुछ लेवल तक पानी है। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस स्फीयर को हम इस सिलेंडर में डालते हैं, सिलेंडर में डालने पर इसमें इस पानी में कितना राइज होगा, कितना लेवल तक पानी उठ जाएगा, क्योंकि इसको डालने पर पानी राइज होगा, पानी की लेवल को में बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा, पानी का लेवल जो है बढ़ेगा। जैसे वही बात है कौवे वाली कहानी, अगर पानी नीचे रहता है तो पत्थर डाल के वो पानी को ऊपर ला देता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, इस सिलेंडर में जो पानी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बताओ वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लेवल राइज्ड लेवल, यानी कि मान लो इतना लेवल बढ़ गया पानी का, ठीक है, एच लेवल जो है, एच हाइट तक पानी अगर बढ़ गया, तो इतने का वॉल्यूम जो होगा, इतने का वॉल्यूम, इतने का, ये भी तो एक सिलिंड्रिकल टाइप होगा, इतने का जो वॉल्यूम राइज होगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इतना जो आपका एच हाइट का जो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, इसका वॉल्यूम जो राइज है उसका पूरे का नहीं, बस इतने का, वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to volume of cylinder, volume of raised level of water, जो कि क्या है सिलिंड्रिकल है, क्या है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। इसलिए जो वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ राइज लेवल यानी कि सिलिंड्रिकल जो शेप है उसके बराबर होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि स्फीयर का इसलिए आर एस हम लोगों ने माना है यहाँ पे, और चूंकि ये सिलिंड्रिकल शेप है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच यानी कि सिलिंड्रिकल है,
और वैल्यू रख रहे हैं पाई से पाई, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे आर एस, यानी कि कितना वैल्यू है देखो, स्फीयर का रेडियस कितना है 9 × 9 27 लिखो या 3 वैल्यू तो आपकी मर्जी। सिलिंड्रिकल का कितना है 18 × 9 और एच हमें पता करना है, तो भैया एच निकाल लिए, 18 × 18 कहाँ चला आएगा, नीचे से डिवाइड हो जाएगा। अब जो है इसको कटाउटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बचा, यानी कितने लेवल तक राइज करेगा वाटर, तो 3 सेंटीमीटर तक राइज करेगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स क्या होगा बताना है। ऑप्शन दिया है 15, 30, 30√3 एंड 10√3। चलिए सबसे पहले टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि टावर, एक टावर है जो कि किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। और ये जो है आपका, ये जो दूरी है फुट ऑफ द टावर की, इस व्यक्ति से यहाँ पे जो देख रहा होगा किसी चीज को, टावर के लिए, टावर को देख रहा होगा ऐसे खड़े होके, टावर को ऐसे खड़े होके देख रहा होगा, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देखने का वो कितना है 45 डिग्री। तो हमें, और ये जो डिस्टेंस है इसकी कितना 30 मीटर्स है, ये जो डिस्टेंस इसकी है 30 मीटर्स की है, तो हमें टावर की हाइट बतानी है। तो लेट h बी द हाइट ऑफ टावर, तब क्या हो इन ट्रायंगल, किसमें हो ए बी सी में, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू, यानी कि tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री है 45 डिग्री, विल बी इक्वल टू व्हाट परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है h है और बेस क्या हो ये ए बी है, यानी कि 30 मीटर्स। tan 45 यानी कि 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और h अपन कितना हो जाएगा 30 मीटर्स, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। इस प्रकार से हमारे जो टावर की हाइट होगी कितनी होगी 30 मीटर्स की होगी, कितनी होगी 30 मीटर्स की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आएगा सब कुछ आएगा, सभी लोग को, सभी बच्चों को समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान से समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट P which divides the line segment joining the points A 2 and -5 दिया हुआ है, B 5 2 दिया in the ratio 2:3 lies in the quadrant, यानी कि ये जो पॉइंट है P, जो समझाते हैं फिगर के माध्यम से। चलिए देखते हैं फिगर पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक क्या है लाइन है ए बी, इन ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 -5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 5 और 2, और कह रहा कि एक पॉइंट पी है जो इस लाइन को, जिसका कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए वो x और y है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में 2:3 में डिवाइड कर दे रहा है। तो हमें ये जो पॉइंट एक्स वाई आया है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमें ये बताना है। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, साफ साफ निकालने के साथ साथ ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट होगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट इन द सेंस सब लोग जानते हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी इस चीज को मेंशन करना है। चलिए
टू निकालते हैं हम लोग। पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला इसके लिए निकालने का क्या है, याद होगा आप लोग को? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट को निकालने का तरीका, और y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। बस इसका हमें यूज करना है। चलिए, और इसके लिए चलो हम लोग लिख लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे क्या क्या दिए हैं। चलिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि x1 कितना दिया हुआ है 2, x2 कितना दिया हुआ है आपका ये 5 है, y1 कितना दिया है -5, y2 कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, m कितना है तो 2 है, n कितना है 3 है। बस सारे वैल्यू को यूज कर देते हैं। चलिए x कोऑर्डिनेट में रखते हैं x1 है, m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 प्लस बस n की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। लग रहा है कम हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 अपॉन 5, 16 अपॉन 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो हमारा आया वो 16 अपॉन 5 आया। चलिए y कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या है m की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है बाबू बताओ 2। y कोऑर्डिनेट को निकाल के देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए y कोऑर्डिनेट को देखने के लिए y बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू कितनी हो गई 2, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस चलिए n की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में कितना होगा 2 प्लस 3, 2 2 4 प्लस नहीं होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि -15 4 -11 बाई 5, यानी कि y की वैल्यू भी कितनी आ गई -11 बाई 5 आ गई। यानी कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है p कोऑर्डिनेट क्या का होगा, x कोऑर्डिनेट क्या है 16 बाई 5 और y कोऑर्डिनेट जो है -11 बाई 5, जो कि एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव, यानी कि x वाला पॉजिटिव है और y वाला निगेटिव। तो ये किस केस में आता है, इस केस में कि x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस निगेटिव, यानी कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट P है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। कह रहा है ये जो है एपी से ही है, क्या कहते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चैप्टर नंबर 7, द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स AB is the point P04. If the coordinates of B are -2 3, then the coordinates of A are क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझा रहा है, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है ना कि कोई लाइन सेगमेंट आपका A और क्या है B है, और इसमें पॉइंट P दिया हुआ है। एक कंडीशन में ये भी है, जो पॉइंट P है मिड पॉइंट पर है, किस पर है मिड पॉइंट पे है, तो ये 1:1 में बट रहा है। ठीक है, 1:1 में मिड पॉइंट है तो 1:1 में बटेगा। और जो पॉइंट P है पहले से गिवन है कितना 0 और 4 है, और जो पॉइंट B है वो कितना दिया हुआ है -2 और 3 दिया हुआ है। हमें ये वैल्यू निकालनी है x1 y1 की। क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, ये पॉइंट P है जो इस A और B को डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है कि क्या होंगे। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ 2 5 -2 -5 -2 -5। चलिए, और एक साइड एक इसमें कोई होगा ऑप्शन देख लीजिएगा -2 और 11। चलिए हम आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जब कंडीशन रहता है कि जब ये मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट P अगर मिड पॉइंट पर लाई करता है, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2,
और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस कंडीशन में हम पहला कंडीशन लेते हैं इस वाले को, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। चलो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं हम लोग। चलिए x1, चलिए यहाँ पे x1 x, ये देखिए इधर मेंशन कर देना आपको, देखिए यहाँ पे x1 y1 तो हमें निकालना है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है, और x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, हमें इतना ही चाहिए। चलिए देखते हैं x की वैल्यू कितना गिवन है वो 0, x1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, x2 की वैल्यू पता है कितनी है x1 x2, हाँ x2 की वैल्यू -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि x1 -2 यानी कि x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और x1 निकल गया। अब यहां से हम y1 निकालेंगे। चलिए y की वैल्यू कितनी है वो 4, चलिए 4 रख दीजिए, y1 नहीं पता है निकालना है, y2 कितना है देख लीजिए, y2 आपका 3 है डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8 इक्वल टू y1 प्लस 3, और इधर आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू y1 यानी कि कितना 5, यानी कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा 2 और 5, जो दोनों प्लस में, यानी कि इधर ये हम जो माइनस में लिखते हैं माइनस में नहीं होगा, 2 और 5 ये चलिए यहाँ पे रहा 2 और 5, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 जो है हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। तो इस प्रकार से ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिए। अब चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी जो है चूंकि आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और कूल माइंड से समझिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि सेकेंड वीडियो का यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 हम लोग का चल रहा है 2011 का पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो ऑप्शन से बस बताना है कि क्या होगा। ये है 1.5, बी नंबर जो ऑप्शन है आपका कितना है 3/5, और सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है 25%, एंड डी नंबर जो ऑप्शन है कितना है 0.3%। इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये 0.25 आएगा एक तरह से। चलिए अब यहाँ पे, और याद रखिएगा ये भी कुछ भी होगा तो ये एक 1 से कम ही आएगा, 1 से कम ही होगा, ये भी 1 से कम ही है, और ये भी 1 से कम है, लेकिन ये क्या आ रहा है 1 से अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसका 1 या उससे कम होगा, अधिक तो कभी हो ही नहीं सकता है। कोई भी घटना एक होगी, एक से अधिक, कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक से ही जुड़ा रहता है, एक से अधिक नहीं आएगा, वो एक से क्या होगा कम ही होगा। तो हमारा ये जो नंबर ए है वो एक से अधिक हो रहा है, और जिसके कारण जो है हमारा जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वो 1.5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की इसमें से चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बस हम लोग ये देखेंगे कि एक या एक से नीचे होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 है उससे नीचे नहीं, कम होना चाहिए, एक से अधिक नहीं, लेकिन एक से अधिक हो जा रहा है 1.5, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट 3 करके आएगा, और इस प्रकार से, और ये आपका वीडियो क्या हुआ आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू, और बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, थैंक यू।